बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर कोर्स के अंदर डेटाबेस के टॉपिक पे। ठीक है, डेटाबेस हमने बनानी कैसे है, कैसे क्रिएट करनी है, कैसे आल्टर करनी है, वो सारा कुछ हम डेटाबेस के बारे में देखते हैं आज। तो टेबल कंटेंट्स में इतना कुछ नहीं है, डेटाबेस और फिर शॉर्ट क्विज़ होगा इसका। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका हम देखते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ये 3 वर्ड्स लिखने हैं तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम। ठीक है, ये जो ब्लू वाले हैं ये इसके अपने कीवर्ड्स हैं। तो क्रिएट डेटाबेस स्पेस डालिए या फिर स्पेस DB अंडरस्कोर है। ठीक है, DB अंडरस्कोर DG, यहाँ पे आप जो मर्ज़ी लिख लें। क्रिएट डेटाबेस फिर DB अंडरस्कोर DG ये लिखते हैं। इसको किया, एग्जीक्यूट किया तो उसने डेटाबेस एक बना दिया। इधर लिखा हुआ है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हमने इसको नहीं देखना, हमने स्पेशली सबसे पहले नीचे देखना है। इसको देख सकते हैं, नीचे हमने लाजमी देखना है येलो लाइन पे, क्यूरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारी क्यूरी कम्प्लीटली चल चुकी है। इधर गए डेटाबेसिस पे, रिफ़्रेश किया तो अब ये DB_DG यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ये हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। डेटाबेस को एक्सपैंड करते हैं तो इसके अंदर कुछ फ़ोल्डर बने हुए हैं, ये हमने नहीं बनाए। ये आपके सामने मैंने भी डेटाबेस बनाई है, इसके अंदर ये फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली बन गए हैं। हम कोई अपना फ़ोल्डर नहीं बना सकते, ये इसके अपने फ़ोल्डर्स हैं। टेबल्स जो हैं उसका अपना एक फ़ोल्डर है, वो उस टेबल्स के अंदर नज़र आएगा। इसको एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पे टेबल्स नज़र आएंगे जो हमने बनाने हैं। व्यूज़ का अपना है, स्टोर प्रोसीजर्स भी इसके अंदर कहीं पे आ रहे होते हैं। प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर स्टोर प्रोसीजर आते हैं, फिर फंक्शंस आते हैं। ठीक है, टाइप्स हैं इसकी अपनी। ये सारा कुछ डेटाबेस के अंदर आ रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी की चीज़ें भी इसके अंदर ही आ रही हैं। ठीक है, कि हमने किसको राइट्स देने हैं, किसको नहीं, यूज़र्स, रोल्स वगैरह वगैरह। तो ये डेटाबेस होगी क्रिएट। तो ये वाली सेम काम जो है हम GUI से भी कर सकते हैं। तो हमने कमांड चलाई है तो ये हो गया क्रिएट। लेट्स से इसको दोबारा चला के देखते हैं। इसको किया एग्जीक्यूट तो अब वो कहता है एरर दिया उसने। ठीक है, सबसे नीचे आए तो लिखा हुआ है क्यूरी कंप्लीटेड विद एरर्स। तो इसलिए मैं कहता कि इसको आपने लाजमी देखना। ऊपर तो हमें पता चल गया कि एरर आ रहा है, लेकिन नीचे हमने लाजमी देखना है। वो अगर हमारी कोई और भी यहाँ पे लाइन होगी जो कि हमारे इस व्यू में नज़र नहीं आ रही, स्क्रॉलर तो हमारा छोटा सा है यहाँ पे, अगर कोई और चीज़ भी है तो वो नीचे वाली लाइन बता देगी आपको, क्यूरी कंप्लीटेड विद एरर्स। तो ये एरर आ रहा है, इस पर हम कहीं भी कर्सर रखें, नीचे वाले एरर पर डबल क्लिक करें तो हमें उस लाइन पे ले जाता है वो, कि इस लाइन पे एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये उसको हाईलाइट कर दिया उसने। ठीक है, डेटाबेस DB_DG ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ठीक है, चूज़ अ डिफरेंट डेटाबेस नेम। कहते हैं इस नाम से ऑलरेडी बनी हुई है तो कोई और नाम चूज़ कर लें आप। तो हम कोई और नाम चूज़ करेंगे तो वो बन जाएगी, तो दोबारा नहीं बना सकते, एरर आता है उसके ऊपर। अच्छा, तो यही काम अगर हमने GUI से करना है तो कैसे होगा। डेटाबेस पे फोल्डर पे हमने राइट क्लिक करना है। ठीक है, मेन्यू खुल गया। एक मेन्यू के अंदर हमने जाना है न्यू डेटाबेस। ठीक है, न्यू डेटाबेस के आगे खुल गया विज़िट एक नया। ठीक है, विज़िट के अंदर हमने यहाँ पे लिखना है डेटाबेस नेम की जगह हमने अपना नाम लिख देना है। हम कहते हैं DB_DG_1। ठीक है, या फिर हम कर देते हैं कॉपी। अच्छा, अब सिर्फ इतना ही करते हैं, जो बाकी फिगर्स हैं इसको भी बाद में देखते हैं। ये सिर्फ इतना ही हमने लिखा है और कुछ चेंज नहीं किया हमने, और ओके कर देते हैं। तो ये जो भी हमने किया है GUI से किया है, ये इक्विवेलेंट था इस कमांड का। ये हमने सिंपल कमांड लिखी है और बाकी सारी चीज़ें उसको नहीं बताएंगे कि किधर करनी है सेव। ठीक है, उसका नाम, उसकी फ़ाइल का नाम क्या होना चाहिए, इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ऑटो ग्रो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो हमने चीज़ें नहीं बताई उसको। तो हमने GUI से भी नहीं बताई, तो वो इसका इक्विवेलेंट ये था। तो अगर हमने दोबारा से मैं डेटाबेस पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू डेटाबेस पे आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। DB_DG_पाकिस्तान कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना वो 2 फाइलों के नाम हमसे पूछता है, एक लॉग फाइल है और एक मेन उसकी फ़ाइल है, प्राइमरी फाइल।
तो लॉग फाइल के अंदर भी डाटा ही सेव होता है। इसके अंदर बेसिकली जो डर्टी पेजेस हैं वो सारे इसमें होते हैं, जो फाइनल पेजेस हैं वो इसमें नॉर्मल में होते हैं। हमें इसमें भी खपने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि दो फाइलें अलग अलग हैं और दोनों फाइलों की हमें रिक्वायरमेंट है, ये दोनों ही हमें चाहिए होंगे। तो फर्स्ट का पूछ रहा है कि इनिशियल साइज़ कितना होना चाहिए, इसका 8 MB बाय डिफ़ॉल्ट है। ऑटो ग्रो कितने से होना चाहिए कि अगर कल को इसमें डाटा चेंज होता है, इंक्रीज़ होता है, तो 64 MB कर करके ये इंक्रीज़ होता जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड यानी कि आपकी जितनी हार्ड डिस्क होगी वहाँ तक चला जाएगा ये। फिर ये पूछता है कि कौन से फ़ोल्डर में मैंने इसको सेव करना है, तो यहाँ पे आप इसको फ़ोल्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, डी ड्राइव लिखा हुआ है तो आपने ये सी में नहीं करना, ये आपने अपनी हैबिट बना लेनी है कि आपने सी यानी कि जिसमें विंडोज़ है, जिसमें भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर आपने डेटाबेस नहीं रखनी है, आपने किसी और में रखनी है। अगर आपका है ही सी तो फिर वो और बात है, लेकिन लाइव सर्वर्स के अंदर जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स होते हैं उसके अंदर डेफिनेटली एक ड्राइव अलग से बनाते हैं लोग, तो आपने उसके अंदर रखनी है ताकि हमारा जब ये अनलिमिटेड हमने इसको रखा हुआ है तो ये ओएस को ना चोक करे, और ये जब इंक्रीज़ करेगा तो इतनी स्पेस ना ले ले कि ओएस भी ना चल पाए। इसलिए हम उसको अलग से रखते हैं, ठीक है। और फिर इंस्टॉलेशन भी अगर हमने करनी होती है, नेक्स्ट टाइम ओएस करप्ट हो गया तो इंस्टॉलेशन करनी है, तो हमारा डाटा जो है वो अलग ड्राइव में पड़ा रहेगा और वो सेव रहेगा। तो हमने ये इसका नाम शाम चेंज किया, उसकी सारी चीज़ें चेंज की। इसके अलावा फिर ऑप्शंस आ रही हैं हमारे पास। ऑप्शन में बेतहाशा यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें, ठीक है। इसमें कुछ गो थ्रू कर लेते हैं। कोलेशन है जो हमने शुरू में इंस्टॉलेशन के टाइम पे बताई थी कि ये अमेरिकन कोलेशन होनी चाहिए, केस सेंसिटिव है, नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश लिखेंगे क्या लिखेंगे, सारी जो कोलेशन है ना वो लाइन से आ रही हैं, ठीक है। तो हम इसमें से कोई भी एस्तोनिया की आ रही है, ठीक है, फ्रेंच की आ रही है, कोई भी उन्हें यहाँ से लिखनी है तो वो आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब वो है जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे की थी। कंपैटिबिलिटी लेवल कि डेटाबेस तो हम अभी बना रहे हैं 2019 में, ठीक है। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी 2019 आया था, तो 19 के अंदर हम ये कर रहे हैं। तो 19 अब कहते हैं कि आपने जो क्यूरी लिखनी है वो भी आप 19 के मुताबिक लिखना चाहते हैं कि कोई और लिखना चाहते हैं किसी और वर्जन के मुताबिक, तो हम इसमें 2008 भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी फ़ीचर्स जो कि 2019 में आई थी, 2008 में उस वक्त नहीं एग्जिस्ट करती थी, वो अब हमें लिखने भी नहीं देगा। तो इसका ये फ़ायदा है कि हमने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में तो हाईएस्ट अपना वर्जन रखा हुआ है, लेकिन क्लाइंट के पास जो लाइसेंस है वो 2008 का है। तो हम क्या करेंगे कि फिर अपना कंपैटिबिलिटी लेवल डाउनग्रेड कर देंगे, और फिर हम कोई ऐसी क्यूरी नहीं लिखेंगे जिसको जब हमने डिप्लॉय करना है तो हमें पता चले कि ये तो अब क्यूरी वो सपोर्टेड ही नहीं है उस सर्वर पे, तो हम इसको पहले से ही डाउनग्रेड रखेंगे। तो ये एक लाजमी सेटिंग है, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें और क्या हम चेंजेस कर सकते हैं? इसके अलावा हम यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है मल्टी यूज़र, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम ये बता सकते हैं कि इस डेटाबेस को भी कि जब हम मेंटेनेंस वगैरह करनी होती है तो हम इसको बेसिकली चेंज करते हैं, ठीक है। इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या फिर सिंगल यूज़र पे ले जाते हैं, तो हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं मेंटेनेंस वगैरह। हमें इसको ऑफलाइन करना है या कोई और काम करना है, रिपेयर करना है, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जो और चीज़ें हैं वो आप इसको भी रहने दें। मैक्स डीओपी है, डोप ये है जी डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है, कि कितने प्रोसेसर्स इसको चाहिए इस डेटाबेस को। ज़ीरो का मतलब है कि जितने भी आपके ओएस के अंदर हैं वो सारे ले लेगा ये। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 2, तो इस डेटाबेस को हमेशा 2 प्रोसेसर्स ही मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका 8 कोर्स का आपका प्रोसेसर है, आपका लैपटॉप है, आपका सर्वर प्रोडक्शन मशीन है, 8 कोर्स हैं उसके पास, तो 2 कोर्स ही यूज़ करेगा ये डेटाबेस, ठीक है। इसमें आप कोई भी ऐसी क्वेरी लिखेंगे तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, वो प्रोसेसिंग पावर कितनी लेगी, 2 कोर्स की पावर लेगी, उसके आगे यूज़ नहीं करेगी, उसके अंदर ही रहेगी। तो यहाँ से हम वो भी छेड़ सकते हैं। ज़ीरो का मतलब कोई नहीं है, इसका मतलब ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है कि अनलिमिटेड, ठीक है, कि हमने नहीं बताया आपको कोई फिगर, जितने भी ओएस के हैं वो सारे यूज़ कर लो। तो अच्छा, अब हमने काफ़ी चीज़ें इसकी छेड़ ली हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हिलाई हैं हमने। तो इसका इक्विवेलेंट क्यूरी के अंदर भी है। क्यूरी में तो हमने क्या लिखा है, सिंपल लिखा है क्रिएट डेटाबेस और फिर वो हो गया क्रिएट। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा वो हमने देखने के लिए जो जो हमने चीज़ें छेड़ी हैं, देखने के लिए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। स्क्रिप्ट, इसके साथ एक ड्रॉप डाउन है, उसको कहते हैं स्क्रिप्ट एक्शन टू न्यू क्यूरी विंडो। इसको कर दिया कैंसिल। अब आप देखें कि ये एक उसने काफ़ी लंबा चौड़ा सा स्क्रिप्ट लिख दिया है। ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, ये स्क्रिप्ट वो करेगा जो हमने GUI से चीज़ें चेंज की हैं उसके मुताबिक ये स्क्रिप्ट बनता था।
ठीक है, हमने कहा है कंटेनमेंट नन, हमने सेलेक्ट नहीं की थी, बाय डिफ़ॉल्ट नन आ रही थी। हमने इसका नाम रखा है, एक फ़ाइल का दूसरी फ़ाइल का नाम अंडरस्कोर लॉग रखा है। उसका हमने पाथ बताया है कि पाथ क्या होना चाहिए, ठीक है। उसका फिर हमने ये फ़ाइल ग्रोथ साइज़ बताया है, साइज़ उसका इनिशियल साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ाइल ग्रोथ साइज़ क्या होना चाहिए, ये सारा उसका सिंटैक्स है। कंपैटिबिलिटी लेवल हमने छेड़ा था, ठीक है, 100 की है, तो ये 100 जो है इसका इंटरनल नंबर है, 100 का मतलब है 2008। तो इनको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई इस तरह का स्नैरियो चाहिए तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से GUI से करें चेंजेस, और फिर आप उसका स्क्रिप्ट बना लें और आप इसका स्क्रिप्ट सेव कर लें, और फिर हर दफ़ा यही आप चलाया करेंगे तो आपको सिमिलर आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी, आपको हर दफ़ा सेटिंग्स चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि, तो दिखाने का मतलब था कि आप ये GUI से भी कर सकते हैं और कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी चेंज डेटाबेस। ठीक है, चेंज डेटाबेस में हम क्या कर सकते हैं, रीनेम करने की बात हो रही है, ठीक है, कि रीनेम अगर हमने इसको करना है तो क्या हम करेंगे, आल्टर का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, आल्टर का वर्ड यूज़ करेंगे तो आगे कमांड लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हमने क्या करना है, पहले एग्जीक्यूट वाले पे आते हैं। ठीक है, ये जो अल्टर ऊपर वाला तरीका है ये सिर्फ डेटाबेस के लिए ही है, नीचे वाला जो तरीका है ये टेबल को भी रीनेम करने का यही तरीका है और कॉलम को रीनेम करने का भी यही तरीका है। तो हम सबसे पहले नीचे पे आते हैं। तो नीचे वाले को हमने कैसे लिखना है, यानी कि अगर हमने इसका नाम चेंज अगर करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे EXECUTE एग्जीक्यूट, ये शॉर्ट में हम EXEC तक भी लिख सकते हैं। फिर हमने लिखना है SP_rename DB। ठीक है, ये क्या है, ये इसका बर्ड इसका अपना एक सिस्टम का स्टोर प्रोसीजर है, रीनेम DB। ओहो, टैब से कहाँ बराबर है। तो इसके अंदर जो पहला पैरामीटर है वो आपने इसका ओल्ड नेम देना है। ठीक है, ओल्ड नेम डेटाबेस का, और फिर कॉमा सेपरेट करके आपने इसका न्यू नेम देना है। तो ये इसका सिंटैक्स है, EXE लिखें या EXECUT पूरा एग्जीक्यूट लिख दें। तो एक स्टोर प्रोसीजर, ये जो फिगर है, ये जो नाम लिखा हुआ है ये स्टोर प्रोसीजर का नेम है, ये इसका अपना बना हुआ है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है, ये मैरून सा हो रहा है, तो ये इसका अपना बना हुआ है। इसको कर्सर भी लेके आते हैं तो ये बताता है कि ये मास्टर की डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मास्टर की डेटाबेस कहाँ पे है, यहाँ पे सिस्टम्स की डेटाबेस में जाएं, फोल्डर में जाएं, उसके अंदर देखें ये मास्टर है, मॉडल MSDB और TempDB, ये इसकी अपनी डेटाबेस है। तो मास्टर की डेटाबेस के अंदर MASTER मास्टर, ये क्या हो रहा है, इसको मास्टर डॉट सिस डॉट ये इसका पूरा सेंटेक्स बनता है। मास्टर को हम इस तरह कर लेते हैं, उनके डेटाबेस का नाम है, मास्टर का एक उसका रिजर्व वर्ड भी है, तो हम इसको इस तरह ब्लॉक ब्रैकेट्स में करेंगे तो उसको मसला नहीं होगा। सिस जो है वो ग्रीन कर दिए, ये स्कीमा है, ये इसका अपना है, इसलिए इस तरह लिख दिया। तो हम इसको सिंपल भी लिख देंगे तो वो ढूंढ लेता है इसको कि कहाँ पे पड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड नेम लिखना है, इधर न्यू नेम लिखना है। ओल्ड नेम है हमारा DB_DG और न्यू नेम है, यहाँ पे हमने पाकिस्तानी लिखा था, हम यहाँ पे पाकिस्तान लिख के देख लेते हैं, _पाकिस्तान। ठीक है, इसको चलाते हैं, एग्जीक्यूट किया तो उसने कहा डेटाबेस नेम DG_Pakistan हैज़ बीन सेट। ठीक है, नीचे आ रहा है क्यूरी सक्सेसफुली कंप्लीटेड, इधर भी तक DG आ रहा है साइड पे। ठीक है, हमने इसको रीनेम कर दिया पाकिस्तान पे, उसने कहा पाकिस्तान हो भी गया चेंज, लेकिन यहाँ पे भी नहीं आ रहा, ये रिफ़्रेश करना पड़ता है आपको हर दफ़ा। ठीक है, जब भी आप कमांड से चीज़ें चलाएंगे तो ये जो साइड पे आपके पास ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर आ रहा है, ठीक है, ये कभी भी रिफ़्रेश नहीं होता, ये बेसिकली क्यूरी ही करता है डेटाबेस का नाम देखने के लिए। तो वो हम इसको यहाँ से रिफ़्रेश का बटन दबाएंगे तो ये उसको दिखाएगा कि अब क्या इसका है। ये डेटाबेस के फोल्डर पे क्लिक करना है आपने और फिर रिफ़्रेश करना है, तो उसके अंदर चीज़ें सारी रिफ़्रेश हो गई। ठीक है, कॉपी था, ये नाम आ गया पाकिस्तान। ठीक है, इसका हमने सिर्फ नाम चेंज किया, इसकी फ़ाइलों का जो नाम है वो पुराने वाला ही होगा, DB_DG ही होगा। ठीक है, हमने सिर्फ इसका अपना नाम चेंज किया। तो ये हो गया स्टोर प्रोसीजर से नाम चेंज करने का तरीका। एक और इसका तरीका है रीनेम करने का, वो है आल्टर डेटाबेस, डेटाबेस का नेम सिंपल भी लिख सकते हैं, DB_DG
तो पाकिस्तान कर दिया हमने नाम, तो हम पाकिस्तान लिख देते हैं। मॉडिफाई नेम इक्वल्स टू न्यू नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं DB_DG। तो आई थिंक इसका मॉडिफाई नेम इक्वल्स टू, अच्छा ये इन्वर्टेड कॉमा में नहीं हमने डालना, ये ऐसे। तो ये मैं वापस इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, ऊपर वाले से भी कर सकते हैं तो नीचे वाले से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम करते हैं आल्टर डेटाबेस ये, और फिर उसके आगे हमने कमांड लिखी है एक और, मॉडिफाई नेम इक्वल्स टू DB_DG। एग्जीक्यूट किया, तब उसने कहा है कि DB_DG सेट हो गया है, इधर भी तक पाकिस्तान आ रहा है। इस पर डेटाबेस के फोल्डर पे क्लिक किया, रिफ़्रेश किया, तो ये वापस DG आ गया। ठीक है, तो ये रीनेम करने का तरीका है। अच्छा, GUI से कितना आसान है, राइट क्लिक किया, रीनेम, उसने वहीं पे ही उसका एक ओपन टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो हमें एडिटेबल फॉर्म में ले आया है। तो हम यहाँ पे जो मर्ज़ी लिख लें 1 2 3, इसको सेव किया तो ये यहाँ पे बार है 1 2 3। इस पर रख के कर्सर F2 दबाएंगे तो भी ये रीनेम ही हम करेंगे इसको, ठीक है, अंडरस्कोर पाकिस्तान। ये वैसे करने का क्या तरीका है कि ये इस तरह से हो जाएगा। वो डायलॉग बॉक्स क्या आया था, वो मैंने जल्दी से यस कर दिया। वो था कि क्या आप करना चाह रहे हैं, इसको रीनेम करना चाह रहे हैं, हमने कहा यस, ठीक है, तो उसने फिर कर दिया इसको रीनेम। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये बड़ा आसान था रीनेम करना। नेक्स्ट पे आते हैं, वो है ड्रॉप, यानी कि रिमूव करना है हमने डेटाबेस। तो डिलीट का वर्ड वैसे लिख दिया, लेकिन असल में इसका जो कीवर्ड है वो है ड्रॉप, ठीक है। तो डाटा डेफिनेशन के अंदर जब भी हम चेंजेस वो सारी हम इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे, ड्रॉप का वर्ड यूज़ करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस, और फिर डेटाबेस का नेम DB_DG_copy। तो इसको क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट किया, तो ये उसने कहा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, नीचे भी आ रहा है सक्सेस इधर के डेटाबेस पे। रिफ़्रेश किया तो अब यहाँ पे कॉपी वाला नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसने डिलीट कर दिया उसको। अच्छा, तो कितना आसान है ये डिलीट करना डेटाबेस, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे टेबल्स भी सारे डिलीट हो जाएंगे और डाटा भी सारा डिलीट हो जाएगा, और ये रिवर्ट नहीं हो सकता, इसको हम अनडू नहीं कर सकते कि अभी वैसे मैंने डिलीट किया है, अभी मुझे ख्याल आया कि मैंने डिलीट नहीं करना था ये, तो अब मैं क्या करूँ। तो Ctrl+Z करके या फिर यहाँ मेन्यू से कुछ निकाल के हम कुछ वापस नहीं लेके आ सकते इसको, ठीक है। कोई और तरीके हैं उससे निकल आएगा, लेकिन अभी SSMS में हम कोई इस तरह से काम नहीं कर सकते कि Ctrl+Z करें और हो जाएगा। हमने बैकअप्स रखे होंगे, ठीक है। बैकअप्स का एक और प्रोसेस है, वो अगर हमने अनेबल किया हुआ है, बैकअप्स वो डेली बेसिस पे रखता है, तो वो बैकअप से हम कॉपी उसकी निकालेंगे, किसी और सर्वर पे पड़ी होगी, किसी और कंप्यूटर पे पड़ी होगी, वहाँ से हम उठाएंगे कॉपी और यहाँ पे दोबारा से एक इंपोर्ट कर लेंगे डेटाबेस को। जो डिलीट कर दिया डिलीट ही हो गया, वापस नहीं आने वाला। दूसरा क्या तरीका कि वो जो जिस तरह डाटा रिकवर होता है, लोगों का जब डाटा डिलीट हो जाता है, तस्वीरें निकलवानी होती हैं, तो वो डाटा रिकवरी के टूल्स होते हैं, वो डाटा निकाल देते हैं। तो इस तरह से डेटाबेस SQL सर्वर की जो डिलीट हो चुकी चीज़ें, वो भी डाटा जो है ना वो रिकवर हो सकता है, लेकिन वो उसकी गारंटी नहीं है 100%। पेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है नेट पे, वो भी इस तरह से डाटा निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने डिलीट किया तो ये सारा कुछ डिलीट हो गया, डाटा भी डिलीट हो गया, टेबल भी डिलीट हो गया, सारा कुछ डिलीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और कमांड लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर अगर ये डिलीट नहीं करने दे रहा आपको, ठीक है, पहले हम वो स्नैरियो बनाते हैं कि मैं डिलीट कर दिया, कितनी आसानी से उसने डिलीट कर दिया। तो हम पहले कोई स्नैरियो बनाते हैं कि जिससे ये डिलीट में हमें कुछ तंग करे। तो मैं ये बनाता हूँ दोबारा से कॉपी, क्रिएट डेटाबेस DB_DG_copy, हमने एक दोबारा से वो डेटाबेस बनाई है, कॉपी। अच्छा, मैंने इस पेज को कनेक्ट कर दिया है DB_DG_copy से, ठीक है। अब मैं इसको ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ, तो वो कहता है कि करंटली इन यूज़ है, ठीक है, एरर आता है इस पर कि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, कहता है नहीं ये यूज़ कर रहा है कोई, ये कैनॉट ड्रॉप डेटाबेस का नेम बिकॉज इट इज़ करंटली इन यूज़, कोई ना कोई यूज़ कर रहा है,
इसलिए वो ड्रॉप नहीं कर सकता। तो जब आपका प्रोडक्शन सर्वर होगा तो ये तो मसला आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई ना कोई उस टाइम पे यूज़ कर रहा ही होगा। अभी अगर आपका इनिशियल प्रोजेक्ट अभी आपने डिप्लॉय किया, लोगों को नहीं बताया, तो डेफिनेटली फिर आप ही होंगे अकेले। लेकिन अगर आपको भी इस तरह आ रहे हैं, जैसे मैंने भी सिनेरियो बनाया है ये वाला, तो आपने इसको कैसे डिलीट करना है? हाँ करना है, इसको राइट क्लिक करना है, इसको पहले कमांड से कर लेते हैं। हमने ना अल्टर दिस db अंडरस्कोर dg अंडरस्कोर हमने करना है। फिर इसको इसका जो एक्सेस, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो है इसकी, वो हमने कर देना है सिंगल यूज़र पे, ठीक है। तो सेट यूज़र विद रोल बैक इमीडिएट, सेट सिंगल अंडरस्कोर यूज़र, ठीक है। सेट इसकी अपनी कमांड है, डेटाबेस की अपनी, अल्टर अपनी है। जो सिंगल यूज़र है ये एक वैल्यू किस्म की है, और ये इस तरह ही हमें लिखनी पड़ेगी, सिंगल यूज़र विद रोल बैक इमीडिएट। अच्छा, एक तो हमने कहा है कि इस डेटाबेस को सिंगल यूज़र वाला बना दो, कि इसके साथ सिर्फ सिंगल यूज़र ही एट अ टाइम कनेक्ट कर सके। अगर कोई कनेक्ट हो गया है सिंगल यूज़र, तो उसके बाद फिर दूसरा नहीं हो सकता, एट अ टाइम एक ही होगा। इसका मतलब ये है। नीचे जो लिखा हुआ है विद रोल बैक इमीडिएट का मतलब है कि जब ये कर रहा होगा उसको सिंगल यूज़र, अगर उसके पास एक से दो या दो से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं, तो रोल बैक इमीडिएट का मतलब है कि सारा कुछ अनडू कर दो, वापस कर दो। जो कोई भी क्यूरी किसी ने लगाई हुई है वो अनडू कर दो, और इमीडिएटली कर दो, अभी के अभी, ठीक है, अभी के अभी रोल बैक कर दो सारा कुछ। तो इसको हम करते हैं मास्टर। हमने क्या किया कि अपने पेज को मास्टर की डेटाबेस से कनेक्ट किया, एग्जीक्यूट, उसने कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, db_dg कॉपी, उसके आगे लिख दिया सिंगल यूज़र। ये नाम नहीं चेंज किया उसने, ब्रैकेट में लिख दिया कि ये सिंगल यूज़र पे चल रहा है, उसके साथ एक पर्सन का निशान भी बन गया, आइकॉन जो है। तो अब ये सिंगल यूज़र पे चल रहा है। अब इसके साथ हम ये काम कर सकते हैं कि इसके साथ कोई और बंदा यूज़ इसको नहीं कर रहा। तो ड्रॉप डेटाबेस, फिर कॉपी, तो अब ये उसने कहा कि हाँ ये ड्रॉप कर दिया मैंने। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं डेटाबेस पे आके, तो उसने उड़ा दिया यहाँ से, ठीक है, डिलीट कर दिया। तो ये उसका तरीका था करने का। लेट से हमने दोबारा से इसको क्रिएट करते हैं, डीजी दोबारा से कॉपी वाला हमने दोबारा क्रिएट किया, इधर कॉपी आ रहा है, ये हमने कर चुके हैं। लेट से अल्टर सेट सिंगल यूज़र, ये हमने कर दिया। इसको रिफ़्रेश किया दोबारा, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि हमने ड्रॉप करने के लिए काम किया हो, हम और काम के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, और स्नैरीज भी होते हैं मेंटेनेंस वगैरह, उसके लिए भी हम काम कर सकते हैं ये वाला। तो अब सिंगल यूज़र पे आ गए, अब इसको वापस लेके जाना है हमने, ठीक है। तो वापस लेके जाने की क्या कमांड है, इसको हमने क्यूरी से पहले कर लेते हैं कि वापस हमने सेट मल्टी यूज़र सिर्फ बताना है उसको, ठीक है। वो जो रोल बैक इमीडिएट था ये अब नहीं बताना। अल्टर डेटाबेस db_dg अंडरस्कोर कॉपी सेट मल्टी अंडरस्कोर यूज़र। तो अब क्या होगा, अब ये वापस मल्टी, यानी कि नीचे वाला मल्टी यूज़र, ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे मल्टी यूज़र पे होते हैं, तो अब ये भी मल्टी यूज़र पे आ जाएगा। तो ये अल्टर और फिर आगे सेट मल्टी यूज़र, एग्जीक्यूट से कंप्लीट हो गई है। इधर गए डेटाबेस पे रिफ़्रेश किया, तो अब वो ख़त्म हो गया सिंगल यूज़र उसके साथ, ठीक है। ये अब हमने इसको चेंज कर दिया, अल्टर कर दिया। सेम काम को अगर हमें GUI से करना है, ठीक है, अभी हमने क्या किया है कि हमने रीनेम तो करके देख लिया था, ड्रॉप करके ये जो सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र है इसको GUI, तो कैसे होगा, सबसे आसान तरीका है, राइट क्लिक किया, डिलीट आएंगे तो ये डिलीट कर देगा, ठीक है। हमसे पूछते इसको मैं करने लगा हूँ डिलीट, तो ये जो नीचे आ रहा है ना, क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, ठीक है, इसका मतलब है कि रोल बैक इमीडिएट ना वो कर दो। इसको किया ओके, तो उसने डिलीट कर दिया, ठीक है। रिफ़्रेश किया, यहाँ से उसने ख़त्म कर दिया। GUI से आप देखेंगे कि रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता हमें, वो करके दिखाता हमें।
क्यूरी के अंदर हम जो भी काम करते हैं वो हमें रिफ़्रेश इधर लाजमी करना पड़ता है। दोबारा से क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये तो आसान था कि हमने राइट क्लिक किया, डिलीट किया और डिलीट हो गया। अब हम इसके मल्टी यूज़र पे आते हैं। कॉपी पे राइट क्लिक किया, जब अगर ये डिलीट कर रहे हैं और डिलीट नहीं हो रहा तो प्रॉपर्टीज़ पे आए, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे आ गए। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आके हमने ऑप्शंस में आ जाना है। अभी देखें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, हमने ऑप्शंस में आ जाना है। ऑप्शंस में वही चीज़ खुल गई है जो हमने डेटाबेस क्रिएशन के टाइम पे जो पेज देखा था। तो उधर डिफ़ॉल्ट आ रहा था, अब इसने डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू भी निकाल ली है कि कोलेशन जो है वो SQL लैटिन 1 और ये वाली आ रही है। सबसे एंड पे आते हैं, ये रिस्ट्रिक्ट एक्सेस लिखा हुआ है मल्टी यूज़र पे, इसको हम करते हैं सिंगल यूज़र, ठीक है। इसको कर देते हैं ओके। वो कहता है कि सारे कनेक्शन जो हैं वो ख़त्म कर दूँ मैं, तो मुझे कहते हैं येस। तो ये वही चीज़ है जो हमने उसको विद रोल बैक इमीडिएट का कहा है। इसमें सिर्फ वो येस नो में पूछता है, उधर में लिखना पड़ता है येस। तो उसने सारे कनेक्शन ख़त्म कर दिए, कोई किसी ने क्यूरी की थी तो वो अनडू कर दी है। अभी सिंगल यूज़र पे आ गया। इसको मल्टी पे करना है, दोबारा राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गए, ऑप्शंस पे गए और फिर सिंगल यूज़र को मल्टी यूज़र कर दिया, ओके यस, रिफ्रेश, और ये उसने चेंज कर दिया। ठीक है जी, तो ये हो गया आल्टर करने का तरीका। ड्रॉप डेटाबेस और फिर उसके अंदर हमने चेंज आल्टर किया। ये था जी डेटाबेस के मुताबिक सारा, जो भी स्लाइड्स थी उसके मुताबिक थी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।